हेलो नमस्ते। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 साइंस सब्जेक्ट का। और इस चैप्टर का नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो मैं एक बारी फटाफट क्विक तरीके से बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसको एनालाइज करेंगे या किस तरीके से इसको पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका इन डेप्थ, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे ना, सिर्फ एनसीईआरटी को रीड नहीं करेंगे। एनसीईआरटी तो रीड करेंगे, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो हम नहीं कर सकते चैप्टर को। बट एनसीईआरटी के अलावा मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस भी दूंगा, जो कि मैं खुद आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि इसमें क्या है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है जो उनको चाहिए, जो नोट्स में चाहिए, है ना। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी चाहिए होता है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और इन डेप्थ नॉलेज इसका हो जाएगा उससे। साथ ही साथ मैं एनसीईआरटी के एक एक लाइन को पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको लिखना क्या है। देखो, नोट्स में डायरेक्ट नहीं दूंगा, हाँ, बट 50% मेरा डायरेक्ट होगा एंड 50% आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा कि आप भी समझ पाओगे कि नोट्स किस तरीके से बनाए जा सकते हैं और अपने तरीके से आप बना सकते हो। मैं तरीका अपना बताऊंगा, बट हाँ, अपने अगर आप खुद से लिखोगे, अपने हाथों से लिखोगे, तो उसकी बात ही अलग होगी। साथ ही साथ मैं आपको इसके अंदर इसकी समरी दूंगा एट द लास्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इन डेप्थ नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये सारे एक साथ चल रहे होंगे, ऐसा नहीं कि मैं पहले ये करूंगा वो करूंगा, सारे साथ साथ चल रहे होंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी से आपको क्या नोट्स करना है और क्या नोट नहीं करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, वो क्या कहता है। सबसे पहले इसके हेडिंग में ही, इसके इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है कि जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैटर के बारे में। मैटर होता क्या है अभी हमें नहीं पता, अभी हम जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, बाकी सराउंडिंग आपको पता है, आवर आपको पता है, सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास, आवर मतलब हमारे, और सराउंडिंग मतलब आसपास। तो हमारे आसपास में जो मैटर है उसको, उसके साथ हम डील करेंगे। तो मैं पहले ही बता दूं, पढ़ने से पहले बता दूं कि दो कीवर्ड्स जो बार बार आपको परेशान करेंगे, ये कुछ 10 मिनट तक, या कह सकते हो कि पूरे बुक में ही ये कीवर्ड्स मिल जाएंगे आपको। ये है तो मैटर और एटम। ठीक है, मैटर और एटम बार बार ये आएंगे। तो सबसे पहले इन्हीं को हम लोग खत्म करते हैं कि भाई सबसे पहले जो बार बार आएगा, जो जिससे परेशानी होगी, जो कीवर्ड्स बार बार आपको तंग करेंगे, वो क्या है, वो है मैटर एंड एटम। अब मैटर क्या है, इसको थोड़ा आराम से समझते हैं। देखिए, आपके आसपास कई सारी चीजें आपको दिख रही होगी। ठीक है, कुछ भी, जैसे बुक, पेन, टेबल, चेयर, आपका एसी, आपकी कूलर, आपके पंखे, जो भी है, सारी चीज आपकी मैटर कहलाती है। तो सर, हम मैटर बोल किसको सकते हैं, मतलब किस चीजों को हम मैटर बोल सकते हैं। आपने तो बता दिया मैटर है, बट बोल किसको सकते हैं। देखो, यूनिवर्स में जो भी चीज दो चीजों को सेटिस्फाई कर देगी ना, हम उसको मैटर बोल सकते हैं बच्चों। क्या है वो दो चीज? पहली चीज ये है कि वो कुछ जगह ले रही हो, जिसे स्पेस कहा जाता है, जगह, और वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम ले रही हो, कोई जगह ले रही हो, अपने एग्जिस्टेंस में वो कोई जगह ले रही हो। और दूसरी चीज ये है कि उसका कुछ मास हो बच्चों। जैसे कि आपकी बुक है, आप जमीन पे रखो, कहीं पे भी रखो, जगह ले रही है या नहीं ले रही है, ले रही है। दूसरी बात, क्या उसका मास है, चाहे बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो, मास है तो वो आपका मैटर हो गया। अच्छा, मैटर के कुछ जो एग्जाम्पल हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं वो क्या है, तो देखो, वाटर जो हम पीते हैं वो भी एक मैटर है। क्यों? उसकी वॉल्यूम है ना, वो जगह लेता है ना। बोतल में रखोगे, बोतल बोतल की जगह लेगा, बोतल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वो लेगा। तो वो कहीं पे भी जगह ले रहा हो अगर कोई चीज और उसका मास हो, तो मैटर बोल सकते हैं। एक पेड़ हो गया, एक पत्थर हो गई, एक गोल्फ की बॉल या टेनिस की बॉल जिससे आप लोग खेलते हो ना बच्चों, वो भी क्या है, वो भी एक मैटर है। ठीक है, साथ में आपकी जो क्लाउड्स है, कह सकते हो एयर जो है आपके आसपास, ये भी आपका मैटर ही है। तो क्या कहता है डेफिनेशन, जो मैंने आपको बताया वही कहता है कि एनीथिंग एनीथिंग इन द यूनिवर्स, जो भी आप देख सकते हो या जो नहीं भी देख सकते हो, जैसे एयर को नहीं देख सकते, बट एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस, मास होना चाहिए और उसके, उसका कुछ वो जो है ना, कुछ स्पेस ले रहा हो, वो ये इंपॉर्टेंट है। मास भी होना चाहिए और स्पेस भी ले रहा हो, या लिक्विड है तो वॉल्यूम ले रहा हो, गैस है तो वॉल्यूम ले रहा हो, सॉलिड है तो वो वॉल्यूम की जगह कह सकते हैं कि स्पेस ले रहा हो। तो कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर पिक्चर्स में दिख रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको एक हाईलाइट करके कुछ चीजें दिखाई है, उसको आप ध्यान से पढ़ना। ऑल मैटर, ये देखो, मैटर थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा, और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और क्लियर होता जाएगा। तो थोड़ा सा मैटर के बाद जो नेक्स्ट कीवर्ड आता है वो है आपका एटम।
देखो बच्चों, यही एटम परेशान करता है कि एटम क्या है भाई, हमें समझ ही नहीं आता एटम क्या है। हमें इसका इन डेप्थ नॉलेज मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है कि इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन उस स्टोरी में जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ। दुनिया में कोई भी मैटर है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपकी कॉपी है, ठीक है, ड्राइंग वाली कॉपी है, तो ये जो कॉपी है ना, तो किसी साइंटिस्ट ने 2500 साल पहले बताया कि भाई ये जो कॉपी है ना, ये आपको जो दिख रही है, एक्चुअली में ये जो होल मैटर है वो छोटे 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 पार्टिकल्स से बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है, जिसे उन्होंने नाम दिया था एटम। वैसे नाम तो एटोमोस दिया था, बट आपको एटम बोलना है, ठीक है, एटम नाम दिया था। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, थोड़ा सा यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी कॉपी तो साफ सीधी साफ दिखाई दे रही है, फ्लैट दिखाई दे रही है, तो ये पार्टिकल और मैटर क्या है जो सर्कल सर्कल सा बनाया है सर ने। तो देखो बच्चों, आपने एक थर्माकोल की सीट देखी होगी, इस तरीके की होती है। तो थर्माकोल की सीट को जब आप ध्यान से देखोगे, पास से देखोगे, तो आप देखोगे उसमें बिन्स होते हैं छोटे छोटे। तो आप एक तरीके से मान सकते हो कि कोई भी जो वो है ना आपका मैटर, आप अगर उसको एक माइक्रोस्कोप, जिससे सिंपल वाला नहीं जो आप लैब वगैरह में देखते हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है, अगर उसके अंदर आपको इसका ऑब्जर्वेशन करते हो तो आपको पता चलेगा कि इसमें तो ये फ्लैट नहीं है, ये पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये जो छोटे छोटे एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किसके हैं, ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं, जो कि माइक्रोस्कोप, इसी माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया है। तो क्या है एटम? तो एटम उस पार्टिकल को कहते हैं जिससे हर मैटर बना हुआ है। तो क्या सर सारे ही एटम एक सारे ही मैटर एक ही तरीके के एटम से बने हुए? तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा लेट से पढ़ेंगे, बट सारे के सारे मैटर आपके एटम से बने हुए हैं। हाँ, ये डिफरेंट होते हैं हर मैटर में, तो उसको हम थोड़ा बाद में देखते हैं। पहले यहाँ क्लियर कर लो कि हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं, ठीक है। अब मैं पार्टिकल का भी बोलूंगा तो समझ लेना एटम की बात कर रहा हूँ, या एटम बोलूंगा तो पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। दोनों एक दूसरे के कह सकते हैं पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है, जो भी आप कहते हो वो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ना एक स्टोरी देखते हैं कि एटम के पीछे स्टोरी क्या है। आपको भी थोड़ा मानने में, आप कहते हो ना कि सर हम तो नहीं मान रहे, तो हमने तो नहीं देखा इस पार्टिकल को, तो हम क्यों माने। तो इसके इसके लिए ना मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, और वो स्टोरी क्या है। ओके, तो स्टोरी पे आते हैं हम लोग। स्टोरी क्या है? स्टोरी ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, मैटर इन द यूनिवर्स इज मेड आउट ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड एटम। मतलब वही जो बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि मैटर क्या है, कुछ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक से बना है, उस बिल्डिंग ब्लॉक को एटम कहते हैं। जैसे एक दीवार आपकी छोटे छोटे ईंटों से बनी होती है, उसी तरीके से एक जो मैटर है आपका, वो छोटे छोटे एटम से बना होता है। तो जितने भी मॉडर्न साइंटिस्ट है, एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, अभी तो एक्सेप्ट करते हैं, जो भी मॉडर्न साइंटिस्ट है वो एटम के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। बट जब पहली बार 2500 साल पहले जब किसी एशियन फिलोसफर ने ये आइडिया दिया था एटम के बारे में, तब लोग उस पर हंस रहे थे। जो बाकी उसके फिलोसफर थे, या कह सकते हो जो बाकी साइंटिस्ट थे, वो उस पर हंस रहे थे इस आइडिया पे, क्योंकि उस टाइम पे प्रूव नहीं था, उसने प्रूव नहीं किया था। वो बंदा कौन है वो भी हम नीचे पढ़ेंगे। तो इट हैज़ ऑलवेज बीन डिफिकल्ट टू कन्विंस पीपल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स दैट आर टू स्मॉल टू सी। जैसे अभी आप मानने को तैयार नहीं हो, 50% आप मान गए होंगे, और 50% आप अभी भी मानने को तैयार नहीं हो कि कोई छोटी सी चीज होती है जिससे कोई मैटर बना होता है। उसी तरीके से उस टाइम पर भी साइंटिस्ट के ऊपर, जिसने ये बात बोली थी, उसके ऊपर लोग हंसे थे, और वो उस टाइम पे नहीं दे पाया था अपना जो भी है एविडेंस, या कह सकते हो ऑब्जर्वेशन नहीं दे पाया था। तो उस टाइम पे उसके साथ भी यही हालत थी। तो हम इसको देखते हैं कि ये कौन था और इसने क्या कहा था, ठीक है। चलो, तो बात है कब की है, ये 2500 साल पहले की है। तो डेमोक्रिटस नाम का एक, कह सकते हो कि ग्रीक फिलोसफर था। फिलोसफर्स कौन होते हैं, कह सकते हो जो बहुत पढ़े लिखे हो, या जो कह सकते हो कि साइंटिस्ट के अलग तरीके से। तो उसने सजेस्ट किया कि जो भी मैटर यूनिवर्स में है, मतलब कुछ भी जो आप आसपास देखते हो, वो टाइनी इनडिविजिबल सॉलिड से बना है। इंडिविजुअल मतलब उससे छोटा कुछ भी नहीं है, उसको हम काट नहीं सकते, ठीक है, मतलब उससे छोटा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज याद रखना, इंडिविजिबल कहा तो था, बट आगे चलकर ये डिविजिबल हो गया, लेकिन अभी के लिए क्योंकि हम उस समय की बात करें तो इंडिविजिबल कहा था, और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स कहा था, और उसका नाम उसने एटोमोस दिया था, ठीक है। ग्रीक वर्ड एटोमोस दिया था, जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल साइज, ठीक है। इंडिविजुअल ही होता है, ग्रीक वर्ड है या क्या है वो
देख लेना आप लोग। However, other Greek philosophers like disliked Democritus' atomos theory because they felt it was illogical. बाकी लोग इसको नहीं पसंद कर रहे थे क्योंकि इसके पास ना कोई एविडेंस थी, ना ही इसने कोई रिसर्च पेपर इसके ऊपर निकाला था, तो लोग जो बाकी फिलोसफर थे उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप डेमोक्रेटस की पिक्चर देख सकते हो। ठीक है, ये हंसता रहता था, तो जब लोग इस पे हंस रहे थे तो उसको फर्क भी पड़ा ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसको एविडेंस अगर नहीं इसके पास है तो हम इसको थोड़ा हेल्प कर देते हैं कि जब हम एक डायमंड को अगर हम माइक्रोस्कोप, जो कौन सा माइक्रोस्कोप, नोट सिंपल, जो मैंने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इस डायमंड को अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से टाइनी पार्टिकल दिखेंगे। कार्बन एटम से, ये कार्बन एटम से बना होता है डायमंड आपका, तो ये आपको दिखेगा। साथ ही साथ जो ये गोल्ड फॉइल है, गोल्ड की फॉइल है, पतली सीट लेकर उसको देखा गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो आपको इस तरीके से छोटे छोटे एटम दिखाई देंगे। ठीक है, तो डेमोक्रेटिस देन रीजन दैट चेंजेस अकर व्हेन मेनी एटम इन एन ऑब्जेक्ट वर रिकनेक्टेड और रिकम्बाइंड इन डिफरेंट वेज। तो उसने कहा था कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें चेंजेस आते हैं जब वो डिफरेंट वेज में कंबाइन होते हैं। मतलब जो आपकी कॉपी है वो कॉपी की तरह इसलिए दिख रही है कि वो एटम डिफरेंट तरीके से कंबाइंड है। आपकी बुक अलग तरीके से दिख रही है कि आपकी जो एटम है, जो आपके बुक के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग तरीके से, जो एटम है वो अलग तरीके से कंबाइंड है। तो डेमोक्रिटस इवन एक्सटेंडेड दिस थ्योरी, उसने अपनी थ्योरी को बढ़ाया और क्या सजेस्ट किया कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एटम विद डिफरेंट साइज एंड मासेज आर अवेलेबल। तो उसने कहा था कि ये जो एटम है वो एक तरीके के नहीं होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट मासेज के होते हैं, और अकॉर्डिंगली जो भी वो जिस तरीके से भी वो कंबाइन करते हैं उसके हिसाब से एटम आपको जिस रूप पे दिखता है वो दिखता है। He thought however that shape, size and mass were only properties differentiating the different type of atom। तो उसने उस टाइम पे सोचा था कि यही साइज, मास और शेप की वजह से जो भी मैटर है वो या एटम है वो एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कलर एंड टेस्ट एंड डिड नॉट रिफ्लेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स देमसेल्फ। तो एटम्स की प्रॉपर्टी उसके कलर या टेस्ट से नहीं पता कर सकते कि कलर ये है तो एटम ऐसा होगा, बल्कि जो कलर और जो उसकी प्रॉपर्टी है ना वो किस पे डिपेंड कर रही है कि एटम किस तरीके से कंबाइन है उस मैटर के अंदर, बट रेदर रिजल्टेड फ्रॉम डिफरेंट वेज इन विच द एटम्स वर कंबाइंड एंड कनेक्टेड टू वन अनदर, जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट चलते हैं स्टोरी में आगे की तरफ। While it must be assumed that many more scientists, philosophers and others studied composition of matter after Democritus, मतलब डेमोक्रिटस के बाद भी लोग इसमें लगे रहे, बट उसकी बात हम नहीं करेंगे कि उन्होंने कुछ खास इस पे रिसर्च पेपर या कुछ ऐसा अलग चीज़ नहीं बता पाए जो कि डेमोक्रिटस ने बताया था, या उसको खारिज नहीं कर पाए पूरी तरीके से। थोड़ा मार्केट में बना हुआ था, हाँ मार्केट में पकड़ इसकी कम थी लेकिन बना हुआ था, लोग इसके पीछे पागल हो रखे थे, रिसर्च कर रहे थे। बट 1800 में क्या हुआ कि ब्रिटिश साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन, उसने एविडेंस के साथ, है ना, एविडेंस और ऑब्जर्वेशन के साथ ये चीज़ों को प्रूव करवाया कि भाई एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला है कि एटम नाम की जो थ्योरी दे रखी है पहले से ही, जिस पे लोग कर रहे हैं रिसर्च, वो सही है। ठीक है, तो जिसे इस थ्योरी को जो उसने दिया, जिसको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, सॉरी 4 में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी आएगा जिसमें उसने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई एटम जो है वो किससे बना हुआ है, सॉरी जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। और उसके थ्योरीज के कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 एंड 4 वेरी रिलेटेड है इससे, चैप्टर 2 भी है बट ज्यादा कौन है, 3 और 4 रिलेटेड है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं फिर भी। और मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। तो जो स्मॉल पार्टिकल ऑफ एटम से बने होते हैं वो मैटर होते हैं। ठीक है, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट के, एलिमेंट मतलब मान लो गोल्ड है तो गोल्ड के अंदर क्या होगा, गोल्ड के एटम्स होंगे, तो वो सारे जो गोल्ड के एटम्स हैं वो क्या होंगे, सेम साइज के होंगे, मास के, मतलब जो, क्योंकि गोल्ड तो एक एटम से नहीं बना होगा ना, बिलियंस ऑफ एटम्स उसमें होंगे, तो वो जो बिलियंस ऑफ एटम्स हैं वो सेम साइज के, अगर हम दो एटम को कंपेयर करें तो इसने कहा था कि सेम साइज के होंगे, सेम मास के होंगे, और क्या कहा था कि अदर प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टी, यही कह रहा है वो। तो डिफरेंट, अगर दो एटम अलग अलग एलिमेंट्स के, मतलब एक गोल्ड का एक सिल्वर का, तो दोनों में डिफरेंस होगा, मतलब सेम एलिमेंट के जो गोल्ड के एटम है वो एक दूसरे से सिमिलर होंगे, ये 3-4 प्रॉपर्टी में। और अगर हम दो अलग अलग मैटर की बात करें तो उनके जो एटम्स होंगे वो डिसिमिलर होंगे प्रॉपर्टीज वाइज। ठीक है, प्रॉपर्टीज किसकी बात हो रही है, साइज, मास की, अदर प्रॉपर्टीज। अच्छा, उसने कहा था कि एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड और क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो ये बात वैसे मैंने आपको बताई है कि ये गलत है, बट इसने कहा था
कि नहीं हो सकते, क्योंकि इसके बाद पता चला था कि हो सकते हैं। तो इसने कहा था नहीं हो सकते डिवाइड और फर्दर, मतलब उसको हम तोड़ नहीं सकते एटम को, एटम के अंदर और कुछ नहीं होता, वो लास्ट चीज है जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बाद में ये थ्योरी गलत होगी। हाँ, इसमें भी कुछ थ्योरीज गलत है कि भाई मास सेम होता है, मास सेम नहीं होता, देखेंगे इसको हम थोड़ा आगे। बट अभी जो थ्योरी इसने दी थी वो पढ़ रहे हैं हम। जो जो इनको गलत बताना है वो तो हम बाद में बता देंगे कि तुमने गलत कहा था, ठीक है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड्स, मतलब जो कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, केमिकल कंपाउंड्स जो बने होते हैं, वो एटम्स अलग अलग रेशियो में अलग अलग तरीके से कंबाइन होते हैं, तो अलग अलग टाइप के केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। इन केमिकल रिएक्शन केमिकल कंपाउंड कह सकते हो कि भाई जो वाटर कह लो, या मतलब कुछ भी चीज जो अलग अलग तरीके से बनी हुई है वो अलग अलग रेशियो में कंबाइंड है, तो और अलग अलग तरीके से कंबाइंड है, अलग अलग पोजीशन से कंबाइंड है, तो अलग अलग तरीके से दिख रही है। बाकी अगला है इन केमिकल रिएक्शन एटम्स आर कंबाइंड, सेपरेटेड और रीअरेंज। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है कि दो केमिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, आपने देखा होगा लैब में बहुत सारे केमिकल रखे होते हैं, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या होगा कि इन नए एटम जो होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे। ये दोनों जो दोनों अलग अलग एटम्स है दोनों में, वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे। जो इसमें होगा वो सेपरेट भी हो सकता है, रीअरेंज भी हो सकते हैं, मतलब इसका एटम कुछ इसके पास चला गया, कुछ एटम इसके पास चला गया, जो कि हम फर्दर वीडियो में देखेंगे। तो आगे इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया हुआ कि एटॉमिक मॉडल, मतलब ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एटॉमिक मॉडल दिया था। सबसे पहले डेमोक्रिटस ने 400 BC कह सकते हो 2500 साल पहले, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। BC मतलब समझ लो कि 2500 साल पहले। डाल्टन 1803 में दिया था डाल्टन ने वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट ने भी बताया कि भाई सही कह रहा था बंदा, तो ऑब्जर्वेशन के साथ इसने कहा था, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी दी इसने। फिर नेक्स्ट थॉमसन, रुदरफोर्ड, बोहर, तो यहाँ तक तो हम 9th क्लास में ही पढ़ लेंगे, चैप्टर 4 तक। डिफरेंट देखो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था कि जब नई नई साइंटिफिक डिस्कवरी हो रही थी, नए टूल्स डिस्कवर हो रहे थे, साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट करने की लोगों को आसानी हो रही थी, तो नए नए मॉडल्स आते गए, और जो नए मॉडल्स आते गए वो ज्यादा अच्छा हो गया पिछले वाले से। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है, रुदरफोर्ड, बोहर, सारे मॉडल हम पढ़ेंगे एक करके, बट नॉट इन द फर्स्ट चैप्टर, इन 3rd and 4th चैप्टर, ठीक है। चैडविक, तो ये सारे चैडविक ने न्यूट्रन, मतलब ये भी पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन क्या होता है, ये सब एटम के पार्ट होते हैं, लेकिन देखेंगे इसको थोड़ा लेटर, थोड़ा मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो मैं इसके ऊपर अभी इन डेप्थ नहीं जाना चाहता। बाकी ये मॉडर्न हमारे काम का नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, बाकी ये मॉडर्न अभी चल रहा है, मॉडर्न जो थ्योरी एटॉमिक का, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसे हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट मैंने इसमें आपको बताया हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ एटम्स थ्योरी, वही चीज़ है, मैं थोड़ा इसको डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। ये आपको डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप मुझे ईमेल कर देना, ईमेल आपका डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी 1803 में दी थी, वो हम बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करी, लेकिन 3 चेंजेस थे उसमें। जैसे मैंने आपको बताया ना, उसने कहा कि इंडिविजुअल है, लेकिन वो डिविजिबल है, ठीक है, लेकिन वो बाद में पता चली तो क्या करते बेचारे ने, इतनी मेहनत करी तो उसका ऐसा तो नहीं कह सकते बहुत बेकार है, कुछ फायदा था, लेकिन कुछ बाद में जब चेंजेस आए तो उसको हम चेंजेस के साथ पढ़ेंगे। जैसे एटम वाज इंडिविजुअल पार्टिकल टिल्स डाल्टन थ्योरी तक तो वो इंडिविजुअल पार्टिकल थी, बट 18 कब दी थी उसने, 1803 में, बट 1897 में जे थॉमसन था, उसने एक्सपेरिमेंट से पता करा कि एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन नाम का भी कोई चीज रहता है। जे थॉमसन ने कब किया था, 1897 में। बाकी आगे पता चला कि भाई प्रोटॉन भी होता है उसमें, और न्यूट्रॉन, जो मैंने अभी बताया था कि जेम्स चार्डविक जो थे उन्होंने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन। तो ये 3 चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो एटम के पार्ट होते हैं, ठीक है, जो कि हम फर्दर पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में था कि भाई एटम सबसे छोटा होता है, पता चला भाई एटम के अंदर फिर 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन जिसे ऐसे डिनोट करते हैं, प्रोटॉन, और फिर न्यूट्रॉन, इस तरीके से डिनोशन होता है। बाकी आपको मैं बताऊंगा फर्दर आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड, क्या हमें 3 चेंजेस करनी है। तो पहला तो हो गया कि भाई फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, वो दूसरा है कि सारे जो एटम है किसी भी एलिमेंट के, मान लो गोल्ड है, तो ये नहीं है कि हर गोल्ड का एलिमेंट एक दूसरे के सिमिलर होगा, गोल्ड का जो एटम है वो सिमिलर होगा, उसमें मास का जो है वो डिफरेंस आ सकता है अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अगर चेंजेस है ना। आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई थी, आइसोटोप्स क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, बट ये समझ लो कि आइसोटोप्स में क्या होता है कि एटम सेम रहते हैं, गोल्ड के 2 एटम है, बट एक का मास ज्यादा या एक मास कम हो जाता है, तो उसको आइसोटोप्स कहा जाता है। ये दोनों आइसोटोप्स है क्योंकि एटम सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है, बट न्यूट्रॉन की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपका जो है मिलके आपके मास को डिटरमाइन करता है कि कितना मास होगा। तो मास पे इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि हम मतलब डिस्कवरी में ये पता चली कि जो गोल्ड है वो कई तरीके से हो सकता है कि भाई मास डिफरेंट हो,
एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि मास उनका डिफरेंट आ रहा था, तो वही कि आइडेंटिकल इन मास नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सेम होगी बट मास सेम नहीं होगा, ठीक है। आइटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट मे बी आइडेंटिकल इन मास और मे नॉट बी, ठीक है, हो भी सकता है, ज्यादातर के सेम ही होते हैं बट कुछ के आइसोटोप्स पॉसिबल है, ठीक है, बट हैव डिफरेंट मासेस, मास की डिपेंडेंट है न्यूट्रॉन्स पे, न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चेंज नहीं होते हैं, बट ऑल द आइटम्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी हर आइटम की सेम रहेगी, सिमिलर वाले की, डिसिमिलर वाले की नहीं, मतलब गोल्ड गोल्ड की जितने भी आइटम है गोल्ड गोल्ड वाले वो सारे सिमिलर प्रॉपर्टी सिखाएंगे, लेकिन जैसे सिल्वर और गोल्ड है उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी भाई, तभी तो गोल्ड और सिल्वर है, ठीक है। यूजिंग न्यूक्लियर फिजन, अच्छा अगला था कि भाई एटम, उसने कहा था कि एटम क्रिएट नहीं हो सकते, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, ठीक है, तो लेकिन ये प्रॉपर्टी जब न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन का कॉन्सेप्ट आया तो ये हमें जानना नहीं है, ठीक है, जब कॉन्सेप्ट आया तो पता चला कि नहीं भाई क्रिएट भी कर सकते हैं नए एटम और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी एटम की थ्योरी। एटम की थ्योरी में अगर मैं इसका समरी बताऊं तो समरी बस कुछ नहीं है, समरी में आपको बस ये जानना है कि एटम, एटम नाम का जो ये हमें दिया गया है थ्योरी, वो कब से स्टार्ट है, डेमोक्रिटस ने सबसे पहले दिया था, बट वो ग्रीक फिलोसोफर जो था बंदा बेचारे ने दिया तो बहुत अच्छी बात, जो आगे चल के बहुत बड़ी डिस्कवरी मानी गई, बट बेचारे की ये दुख की बात ये रही कि ये एविडेंस नहीं दे पाया जिससे लोग मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे, तो और लोग इस पे हंस भी रहे थे। अगर तो ग्रीक फिलोसोफर के साथ ना दिक्कत यही थी, ग्रीक फिलोसोफर वाले क्या थे कि बहुत अच्छे अच्छे वो देते थे, थ्योरीज देते थे, बट एविडेंस नहीं देते थे, जिनकी वजह से ना ये चूक जाते थे। इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की ना इन्होंने पहली स्टार्टिंग में ही बता दी थी, बट उनके पास एविडेंस नहीं होते थे, कोई मानने को तैयार नहीं होता था, बट आगे जाके पता चलता था कि हाँ भाई वो सही कह रहा था, बट कोई फायदा नहीं होता था, फिर उनका सिर्फ नाम आता था, बट जो कह सकते हो कि जो रोशन होता था नाम वो डिस्कवरर का होता था, क्योंकि उन्होंने बता दिया ग्रीक फिलोसोफर ने, अब लगे रहते थे बंदे एविडेंस ढूंढने में, तो बेचारे ये कह सकते हो किस्मत के मारे। तो यहीं पे एटम की थ्योरी खत्म करते हैं और यहाँ से हम ये लेकर चलते हैं कहानी से कंक्लूजन कि हर एक मैटर एटम से बना होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि भाई पार्टिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग अपने सिलेबस में आते हैं कि हमारे सिलेबस में, तो ये भी कुछ, ये आपके सिलेबस में से कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपकी एक स्टोरी है जो आपको ध्यान में रखनी है कि लोग इस पे हंस रहे थे, आप मेरे ऊपर भी हंस रहे होगे कि ये क्या कह रहा है मास्टर पागल हो गया, बट नहीं, एटम नाम की चीज आपको मान के चलनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, यही जो थ्योरी वाले हैं वो बताएंगे चैप्टर 3 एंड 4 में कि किस तरीके से हर मैटर एक एटम से बना होता है। ओके ओके, तो ईमेल आईडी आप ये वाला यूज कर सकते हो, अगर आपको चाहिए होगा तो आप इस ईमेल आईडी पे आप मेल करना, ठीक है, मैं आपको ये पीडीएफ रेस्पॉन्ड कर दूंगा, बाकी जो भी क्वेरी होगी आप इस पे कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब कहानी आपने देखी होगी, अभी अभी मैंने आपको कहानी बता दी है कि मैटर जो है वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, और उसको देखने के लिए आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हो, अगर आप नहीं भी मान रहे हो तो अभी मान के चलो भाई सिलेबस में है, वरना टीचर नहीं मान रही, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि भाई हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो भी एटम से ही बना होता है, ठीक है। और इसमें अगर मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, देखोगे आपको कि हमारी जो बॉडी है, एडलट जो ह्यूमन बॉडी है, वो 7 ऑक्टेलियन एटम से बना होता है, ठीक है ना। हमारी भी जो बॉडी है, मतलब मैंने कहा था यूनिवर्स में जो भी चीज हम भी जगह ले रहे हैं, हमारा भी मास है तो हमारा भी होगा भाई, हम भी एटम, हमारे में भी एटम होगा, तो इतने एटम है भाई, इतने एटम है ना, बस इतने एटम है, अगर इतने पैसे कमा लो फिर सारी परेशानियां तुम्हारी खत्म हो जाएगी, तो इतने एटम हमारी बॉडी में है, ठीक है। और हमारी बॉडी जो 99% है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन से बनी हुई है, तो वैसे पता है आपको 118 टाइप ऑफ एटम है, ठीक है, जिसमें से 92 जो है वो आपके नेचुरल है, ठीक है, और बाकी जो है वो लैब में बनाए गए हैं। तो इन्हीं एटम से बने हुए हैं सारे मैटर, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंबाइन होके वो डिफरेंट कलर दिख रहे हैं, डिफरेंट तरीके से दिख रहे हैं, जैसे गैस जो वो डिफरेंट तरीके से इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो डिफरेंट तरीके से कंबाइंड है, लिक्विड अलग तरीके से दिख रहा है क्योंकि अलग तरीके से कंबाइंड है, आपका पेन, आपकी कॉपी अलग तरीके से दिख रही है कि एटम्स वहां पर डिफरेंट तरीके से कंबाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं। ओके, तो मैं एक बारी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाना है। सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि व्हाट इज मैटर, ठीक है, मैटर क्या होता है ये आपको नोट करना है, और इसके बाद ये आपको पॉइंट्स लिख लेने, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई दैट हैज मास एंड टेक अ स्पेस, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। एग्जांपल मैटर, अच्छा पहले स्पेस लिखो या मास लिखो फर्क नहीं पड़ता, बुक में पहले शायद आपका स्पेस होगा फिर मास होगा, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, बस ये। नेक्स्ट आपको ये लिख लेना है, बाकी मैंने आपको बता दी है क्या कि मैटर एटम से बने होते हैं, इसके अंदर फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर, बाकी आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल्स है, तो एग्जाम्पल आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ है,
ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाई जो ह्यूमन बॉडी है वो इतने एटम से बनी होती है और जो ज़्यादातर एटम है वो इसके हैं। नेक्स्ट इसमें हम ये पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में, ये आप लिख सकते हो बट आपको याद नहीं करना है कि एटम का मतलब होता है इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे डेमोक्रिटस ने इसका नाम ही रखा था इसके हिसाब से कि इंडिविजुअल था ये, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस अप टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तक क्या था कि भाई हाँ ठीक है, मस्त है, इंडिविजुअल है। लेकिन जब 1897 में जो थॉमसन ने क्या डिस्कवर कर दिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सपेरिमेंटली किया इसको और हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में, तो पता चला कि वो डिविजिबल हैं। अब नाम तो रखा गया था तब उसी को चलने दिया गया, बट एटम डिविजिबल है, ये आपको अभी पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले इसको इंडिविजुअल कहा जाता था, इसलिए इसका नाम एटम है। ठीक है, तो न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल, जो सब एटॉमिक मतलब एटम्स का सब पार्टिकल जो कह सकते हो जो छोटे पार्ट्स है, वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। धीरे धीरे इसको डिस्कवरी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे पहुंचे। तो पहले एग्जाम्पल के लिए मैं समझा देता हूँ कि मान लो एक टेबल है और इसको हम कट करते रहे, एक पीस को और छोटा किया और किया। तो इस तरीके से अगर हम करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें एक एटम मिलेगा और वो फर्दर डिविजिबल नहीं होगा, और उस चीज को जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, एटम होगा। ये बताने का तरीका है, बस ऐसा कुछ कर नहीं सकते प्रैक्टिकली, है ना। एक्सपेरिमेंटली आप पता कर सकते हो, है ना, लैब में आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हो एटम, बट ये एक तरीका है बताने का। ठीक है, अब मॉडर्न साइंटिस्ट ने जिस देखो कभी भी एक मैन है, एक ह्यूमन है, ह्यूमन को पढ़ने के लिए, उसकी बीमारियों को देखने के लिए मैन की अलग कैटेगरी आ गई है और ह्यूमंस की अलग कैटेगरी आ गई है। तो क्या होता है, मैन की जो भी दिक्कतें हैं वो अलग चीजें होती हैं, ह्यूमन की दिक्कतें अलग होती है ना, है ना। उसी तरीके से मैटर को पढ़ने के लिए दो पार्ट्स में से पार्ट दिया गया है, फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, इसकी बात मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ, बट मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मैंने आपको कुछ बताया था। क्या बताया था कि मैटर को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, फिजिकल तरीके से और केमिकल नेचर के फॉर्म में। देखिए चैप्टर 2 में आएगा आपका, इसको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बाकी फिजिकल नेचर आपको यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, तो वी आर नॉट कवरिंग चैप्टर 2 इन दिस पार्ट, सो विल गो थ्रू ओनली फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। में आपको ये करते हैं, बिल्कुल ये नोट नहीं करना है, ये बिल्कुल नोट करना है, ये आपको बुक में मिलेगा जो कि आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर मैंने छोटा सा बनाया हुआ है कि भाई मैटर होता है। तो मैटर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये मैं देखो ये मैटर होता है, ये मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये मैटर है। मैटर को फिर हम फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर के हिसाब से पढ़ सकते हैं। फिजिकल नेचर में देखो, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा सा ये छोटा सा है क्योंकि जगह नहीं थी तो मैंने यहीं पे लगा दी इसको। तो मैटर देखो दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं, फिजिकल नेचर के फॉर्म में पढ़ सकते हैं और एक केमिकल नेचर के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो है जो आपका फिजिकल नेचर है वो क्या होगा, फिजिकल नेचर आपका सॉलिड हो जाएगा और लिक्विड हो जाएगा एंड गैस हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ेंगे इसमें, और इसमें हम जो पढ़ेंगे उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बात करूंगा सेकेंड चैप्टर में। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है वो देखो आप। आयरन गेट जो है आपका, ये एक मैटर है, ये आयरन एलिमेंट से बना हुआ है। आयरन एलिमेंट क्या होता है ये बताता हूँ। ये आयरन एलिमेंट आयरन एटम से बना हुआ है, मतलब अगर एक ही टाइप के एटम कंबाइन हो जाते हैं ना एक ही जगह पर, तो वो एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे गोल्ड एक टाइप ऑफ एटम है और गोल्ड एक टाइप ऑफ एलिमेंट है, क्योंकि गोल्ड एलिमेंट जो है मतलब जो आप गोल्ड पहनते हो वो क्या है, वो छोटे छोटे गोल्ड एटम से बना है। ठीक है, कुछ ऐसे देखो, इसको एलिमेंट इसलिए कहा जाता है कि एक ही टाइप से एटम से कंबाइन होकर बना हुआ आयरन एलिमेंट। ठीक है, तो आयरन एलिमेंट से बना है और आयरन एलिमेंट किससे बना होगा, आयरन एटम से बना होगा। अगर वो मिक्सचर नहीं होता है तो उसको एलिमेंट बोलते हैं। मिक्सचर मतलब दो या दो से ज्यादा एटम से नहीं बना होता तो उसको हम एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आयरन इज वन टाइप ऑफ एटम बट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सिंगल एटम और एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो वाटर है वो वाटर का एलिमेंट से बना है, नहीं। यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो देख रहे हैं आयरन गेट वो सिर्फ आयरन एलिमेंट से ही बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि 118 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं, जिसमें से 92 जो है वो नेचुरल है और बाकी जितने भी बचे, माइनस तो आता ही होगा आपको, वो बाकी जो है लैब में बनाए गए हैं। और इन्हीं सारे एटम से मिलकर सारे मैटर आपके बने हुए हैं डिफरेंट तरीके से रिकम्बाइन होके कॉम्बिनेशन बन के। ठीक है, तो जो एटम है वो डिफरेंट क्यों है, जैसे 118 है वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, साइज के बेसिस पे है, शेप के बेसिस पे है, मास के बेसिस पे है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में, तो ये हम आगे थोड़ा सा देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट जो आपके एनसीईआरटी में हम आएंगे उससे पहले देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, कि मैटर जो है
उसके जो पार्टिकल्स हैं, मतलब जो एटम्स कह सकते हो कि जो एटम्स हैं उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या क्या प्रॉपर्टी है। तो ऑल मैटर, मैटर की प्रॉपर्टी कह सकते हो या पार्टिकल की, तो ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। ये पहला पॉइंट है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये सारे नोट करने हैं आपको, बिल्कुल यही सेम टू सेम है ना, ये सारे टू सारे ये भी कर लेना है, ठीक है। बाकी ये करना चाहो बिल्कुल ये भी कर लेना, याद नहीं करना आपको, ठीक है, एलिवेट कर लेना समझने के लिए आपके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं सेकंड। अच्छा, ये जो पार्टिकल है ये प्रूफ भी करेंगे हम लोग एक्टिविटी 1.1 अभी डिटेल में हम लोग जब आएंगे एनसीईआरटी पे। नेक्स्ट वही है हमारा, एनसीईआरटी के पहले के 2 पेज को हम रीडिंग करेंगे क्योंकि इन डेप्थ नॉलेज हो गया, आउटसाइड से हमने बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से समझ लिया। अब क्या करेंगे, उसको अच्छे तरीके से और समझेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी 1.1 जो है उससे हमें पता चलेगा कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। सेकंड, मैटर के बीच में मैटर के बीच में स्पेस होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। और ये किससे समझेंगे, एक्टिविटी 1.2 से समझेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स को साथ में खोल के जरूर रखा करो ताकि आप रिलेट करो जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल ऑफ जो मैटर है वो लगातार घूमते रहते हैं, है ना। अब कैसे घूमते रहते हैं इसकी भी बात करेंगे। 1.3, 1.4 और 1.5 एक्टिविटी, तीनों की तीनों एक्टिविटी से हम लोग समझेंगे, ठीक है। और पार्टिकल ऑफ मैटर जो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, इसको समझने के लिए 3 एक्टिविटी है, ये भी हम एनसीईआरटी में देखेंगे। तो ये पार्टिकल्स, जैसे आएगा क्वेश्चन आपके पास कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर, है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो उसमें आपको ये लिख देना है 5 पॉइंट, विदाउट एक्टिविटी वगैरह नहीं लिखना है, वो मैंने आपको समझाया हुआ कि हम कैसे उसको पढ़ेंगे। बाकी जो अंडरलाइन है ना, ये वाले जो पॉइंट्स के साथ लिखे हैं सिर्फ वो लिखना है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और इसके इन डेप्थ नॉलेज के लिए मतलब विथ एक्सपेरिमेंट हम जा रहे हैं एनसीईआरटी की तरफ। ओके, चलो। ओके, तो एनसीईआरटी में जाने से पहले, क्योंकि मैं इन डेप्थ आपको करा चुका हूँ, तो अब बारी है एनसीईआरटी की। बट एनसीईआरटी के 3 पेजेस ही हम करेंगे कि जितना हमने पढ़ा है उससे हम 3 पेजेस को ही कवर कर सकते हैं। बट एनसीईआरटी को अच्छे से समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बता देना चाहता हूँ। वैसे तो सबको पता ही रहता है आप लोगों को, बट फिर भी एक बारी मैं इसको क्लियर कर दूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्या है कि मैटर तो आपके पास है, बट वो ना 3 टाइप में बांट देने हैं हमें उसको। वैसे हम डिटेल में इसको सेम पढ़ेंगे, बट एक बार आइडिया दे दूं ताकि बाकी चीज़ कोई दिक्कत ना हो, जो जितना भी हम पढ़ें। तो मैटर को ना हमें 3 पार्ट में बांट देना है, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, फेज कह सकते हो, स्टेट कह सकते हो, ये वैसे डिटेल में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। बट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फेज, ये 3 फेज में मैटर को बांट देना है, ठीक है। सॉलिड फेजेस के बीच में जो पार्टिकल्स होंगे, जो सॉलिड फेज होगा, मतलब जैसे आपकी बुक है, आपकी कॉपी है, या कोई भी चीज़ जो सॉलिड है, सॉलिड आप समझते हो कि क्या है। तो सॉलिड के बीच के जो पार्टिकल्स हैं आपस में बहुत ही क्लोजली होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, इसलिए तो वो सॉलिड इनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है, बिल्कुल सॉलिड है, इसीलिए ये सॉलिड है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले पार्टिकल्स थोड़े से दूर है, स्पेस है इसमें, ठीक है, जिसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे भी। तो इसमें स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस है। ओके, गैस, तो गैस में क्या है, गैस में स्पेस और भी ज़्यादा है, स्पेसेस और भी ज़्यादा है, ठीक है। गैसेस में स्पेसेस और भी ज़्यादा है, कह सकते हैं, इस वजह से थोड़ा इनविजिबल भी हो जाता है। तो स्पेसेस इनके बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरीके से यही मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इसी तरीके से हमें समझ के चलना है कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में पार्टिकल के अरेंजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो पार्टिकल पास होते हैं, इसमें थोड़े हाँ पास होते हैं, इसमें थोड़े से दूर होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने एनसीईआरटी पे। ओके, तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक बारी इन डेप्थ नॉलेज देने के बाद आपको एनसीईआरटी एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगा और उससे बताऊंगा कि आपको क्या क्या नोट करना है और अपने नोट्स में उसको लिखना है। तो हमने जितना भी कवर किया है उसके बेसिस पे हम 2-3 पेजेस को कवर कर सकते हैं एनसीईआरटी के, तो उसी की कोशिश में यहाँ पर करूँगा। एक एक लाइन को रीड करूँगा, एक एक लाइन का मतलब समझाऊंगा, और क्योंकि मैं इन डेप्थ नॉलेज पहले ही इसके रिगार्डिंग लिख चुका हूँ तो आपको भी अभी कोई प्रॉब्लम लगभग नहीं होने वाली है, और जो भी होगी उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। तो पहली लाइन कहती है, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, जब हम अपने आसपास देखते हैं, वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। तो डिफरेंट शेप के, साइज के और टेक्सचर के चीज़ों को हम लोग देखते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच इज साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। तो जितना भी यूनिवर्स में बना हुआ है
जो भी चीज़ बनी हुई है, मटेरियल जितने भी बना हुआ है, उसको नाम क्या दिया है साइंटिस्ट ने? मैटर दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जैसे कि हम ब्रीथ करते हैं या फिर जो भी हम खाना खाते हैं, जो हवा हम ब्रीथ करते हैं, जो खाना खाते हैं, जो स्टोन हम देखते हैं, जो क्लाउड को देखते हैं, जो स्टार को देखते हैं, जो प्लांट को देखते हैं, जो एनिमल को देखते हैं, और यहाँ तक कि जो पानी की एक बूंद होती है, वो भी सब क्या है? वो भी सब एक मैटर है। We can also see as we look around that all the thing mentioned have occupy। यहाँ ध्यान सुनना, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हो, जिसको हमने मैटर का नाम दिया, ये सारी की सारी चीजें क्या कर रही है? ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। यही दो चीजें तो चाहिए होती है किसी चीज को भी मैटर कहने के लिए। तो जितनी भी चीजें यहाँ पर आपको बताई गई है, सारी की सारी चीजें दो चीज कर रही है, एक तो जगह ले रही है और उनका कुछ ना कुछ मास है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उनके पास मास और वॉल्यूम है। स्पेस को आप जगह भी कह सकते हो, वॉल्यूम भी कह सकते हो। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। बहुत पहले से ही जो ह्यूमन बींग्स हैं वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इस समझने के लिए क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। ये आगे भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए साइंटिस्ट क्लासीफाई कर देते हैं चीज़ों को। तो इंडियन फिलोसफर ने चीज़ों को समझने के लिए, मैटर को समझने के लिए ये कह दिया कि जितनी भी चीज़ें आपके आसपास दिख रही है, वो 5 चीज़ों से बनी हुई है। किससे बनी है? जिसे 5 तत्व कहा गया। क्या है वो? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। इन्हीं 5 चीजों से बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू देम, उनके हिसाब से, एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई है। ये एशियंट इंडियन फिलोसफर्स ने कहा था, मतलब कह सकते हो साइंटिस्ट ने कहा था। ठीक है, लेकिन मॉडर्न डे जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं? तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट है इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। 2 तरीके की क्लासिफिकेशन को मानते हैं मॉडर्न डे साइंटिस्ट, और वो 2 क्या है जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक है फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे और एक केमिकल नेचर के बेसिस पे। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, और पहले जो आपके इन डेप्थ नॉलेज में आपको दे रहा था, जब मैंने आपको बताया था ना कि चैप्टर 1 में हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को देखेंगे और चैप्टर नंबर 2 में हम केमिकल नेचर के हिसाब से मैटर को देखेंगे। तो वही कह रहा है कि मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन मैटर को 2 तरीके से किया हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर कैसे हो सकते हैं, और केमिकल नेचर के बेसिस पे मैटर कैसे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को पढ़ने के कई तरीके हो सकते हैं। हम कहते हैं ना कि अगर एक ह्यूमन है तो ह्यूमन की अगर स्टडी करनी है तो अलग अलग करनी पड़ती है भाई। मैन की बिहेवियर और ह्यूमन की बिहेवियर अलग अलग होती है। ठीक है, चलो फिर ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर ही पढ़ेंगे, तो उसी को हम लोग इन डेप्थ अभी करने जा रहे हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये बार बार कहेंगे कि मैटर पार्टिकल से बना है, और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। तो ये भी वही कह रहे हैं कि भैया मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पे ये लाइन कहती है, फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड्स, whereas the other thought that was made up of particle like sand। तो ये हम दोनों की ही बात कर रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई भी मैटर क्या बनी है? पार्टिकल से बनी है, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं भैया यार मैटर तो फ्लैट है। तो वो जैसे एक वुड फ्लैट हो, एक वुड होता है जो लकड़ी होती है फ्लैट होती है, उसी तरीके से मैटर भी फ्लैट है। मतलब देख लो, आप कोई भी कॉपी उठाओ, कॉपी क्या फ्लैट है पूरी, उसमें कहाँ पार्टिकल है? तो ये 2 तरीके के थॉट मन में चल रहे थे साइंटिस्टों के भी, कि मैटर या तो पार्टिकल के तरीके से, जैसे कुछ कह रहे थे पार्टिकल के तरीके से मैटर बने हुए, मतलब पार्टिकल से बने हुए, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए। और दूसरी ग्रुप के जो लोग थे वो क्या कह रहे थे कि नहीं, जो मैटर है वो फ्लैट है, लाइक वुडन कह सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ ना, लाइक वुडन या वुड कह सकते हो, ये ब्लॉक ऑफ वुड की तरह। तो हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा ये कहते हैं कि हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि पार्टिकल कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब ब्लॉक ऑफ वुड की तरह लगातार एकदम फ्लैट है, या छोटे छोटे पार्टिकल से, पार्टिकुलेट मैटर से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ। तो फ्लैट है या पार्टिकुलर मैटर से बना हुआ है, ये हम देखेंगे कि पार्टिकल्स होते हैं भी है भाई या नहीं होते हैं। तो एक एक्टिविटी इसके लिए यहाँ पर दी गई है 1.1। तो जो मेरा पहला था, आप थोड़ा सा पीछे जाओ, और जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर था, उसमें मैंने बताया था कि पार्टिकल इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, सॉरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये जो पहला पॉइंट है, इस चीज को समझने के लिए फिर मैंने बताया था आपको कि 1.1 एक्टिविटी आपको ये बता देगी या समझा देगी कि ये सही बात है। तो इसमें क्या क्या है, तो इस एक मिनट में इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ जो लिखा हुआ है सारा, ताकि ये आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है एक्टिविटी 1.1 में कि टेक 100 मिलीलीटर ऑफ बीकर, भाई 100 मिलीलीटर ऑफ बीकर लो,
बीकर क्या होता है, लैब में इस तरीके से चीज़ें रखी होती है तो उसका स्पेशल नेम होता है ना। स्पैचुला जैसे हम चम्मच जैसी शक्ल की होती है, तो उसको जब मैं लैब में था तो उसको बोला चम्मच, तो मैडम बहुत डांटती थी क्योंकि इनका स्पेशल नेम होता है ना। जैसे इसको बोल सकते हैं स्पैचुला बोलोगे, चम्मच नहीं बोलोगे, ठीक है। तो इसको बीकर बोलेंगे। तो 100 मिलीलीटर बीकर लो और उसको हाफ बीकर वाटर से भर दो, मतलब हाफ पानी उसमें भर देना है, और उसमें कुछ सॉल्ट या शुगर दोनों में से कुछ भी डाल के, और उसमें रॉड होती है इस तरीके से, रॉड होती है ग्लास रॉड, उससे स्टीर करना है ताकि मिक्स हो जाए थोड़ा, है ना। ऑब्जर्व एंड ओके। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है इन्होंने कि क्या जो सॉल्ट हमने डाला है बीकर में पानी के अंदर, क्या उससे वाटर का लेवल चेंज होगा? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आप देखोगे, आप एक काम करो, आप खुद जाओ किचन में और आप पानी लो, और पानी में 1 चम्मच पानी आप यहाँ तक ले लो, उसको मार्क कर लो उसके से, और उसमें आप 1 चम्मच क्या डाल दो, आप डाल दो नमक, उसको अच्छे से स्टीर कर लो जब तक वो घुल मिल ना जाए। जब घुल मिल जाएगा तो आप देखोगे क्या हुआ, आपने अलग से कुछ डाला तो ये क्या होना चाहिए, वाटर लेवल जो आपने मार्क किया था उससे थोड़ा राइज करना चाहिए आपको, वाटर लेवल ये था थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके वाटर लेवल पे कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज क्योंकि जो सॉल्ट है ना वो अलग से नहीं गया, उन्होंने ना स्पेसेस जो थे उसके बीच में, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, वहां पर जाकर वो बैठ गए। तो वहां पर उन्होंने डिस्टर्बेंस नहीं की, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं की, यही जो जगह थी वहां पर जाकर वो बैठ गए। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के जो वाटर या वाटर के जो एटम्स हैं उसके बीच में स्पेसेस हैं, और उसी स्पेसेस में के बीच में जाकर क्या है, ये बैठ गया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि स्पेस होता है, और अगला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वही देखना है कि मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से हमें वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि भाई आ गया, तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो 3 क्वेश्चन कि भाई सॉल्ट के साथ क्या हुआ, अगर सॉल्ट डाला है, अगर शुगर डाला है तो शुगर के साथ क्या हुआ, है ना। दूसरा कह रहा है कि वाट वेयर डज इट डिसअपियर, कहाँ गया ये, तुम कहते हो इसका अगर डिसअपियर हो गया, भाई सॉल्ट कहाँ गया, डिसअपियर हो गया, तो फिर वो क्या पूछते हैं कि डिसअपियर कहाँ हुआ। तो हमने कहा कि भाई डिसअपियर कैसे हुआ, कहाँ हुआ होगा, तो क्या होगा कि जो वाटर होता है तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में सॉल्ट क्या हो गया होगा, चला गया होगा, है ना, अंदर को चला गया होगा, सॉल्ट मिक्स हो गया होगा, जो सॉल्ट है वो वाटर में मिक्स हो गया होगा उनके पार्टिकल्स के बीच में, है ना। क्या होता है कि जैसे आपने क्या लिया, एक बीकर लिया और वाटर इसमें रखा हुआ है, तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में ना स्पेस होता है, ये लगातार नहीं होते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो मान लो कि वाटर के पार्टिकल के बीच में जगह है, वो आपने सॉल्ट डाला तो सॉल्ट मिक्स हुआ तो ये कहाँ जाएगा भाई, गायब कहाँ होगा, इन्हीं स्पेसेस के बीच में जाएगा। ये स्पेसेस आप देख नहीं सकते हो, ठीक है, ये स्पेसेस आप नहीं देख सकते हो, बट स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, तभी तो वो पानी जाके मिलेगा, नहीं तो नीचे नहीं बैठ जाता, है ना। पत्थर डालोगे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उस स्पेस, उतने छोटे से स्पेस में नहीं जा पा रहा। बट सॉल्ट पॉसिबल है कि सॉल्ट जा सकता है, तो वो चला गया उनके स्पेस के बीच में चला गया और वो डिसअपियर हो गया। अब देखते हो ना, जब चाय बनाते हो कुछ पता चलता है कौन सी चीज कहाँ गई, सब चीनी सारा चीज जो होता है वो एक अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। किससे कैसे मिक्स होता है, वो स्पेसेस के बीच में, जो वाटर के बीच में जो स्पेसेस है उसमें जाके बैठ जाता है। तो यहाँ से इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि अगर ये फ्लैट होता, अगर मान लो क्या वाटर भी क्या एक मैटर है, तो अगर ये फ्लैट होता, जो कि पहला स्कूल कहता था कि वुड लाइक फ्लैट है, कि लकड़ी की तरह एकदम फ्लैट है, तो फिर ये जाते कहीं पे बैठते क्या, कहीं पे जाके घुसते नहीं, वो साफ साफ यहाँ पर नीचे जाके बैठ जाते, या ऊपर रहते ना भाई, नीचे भी नहीं जाते ऊपर रहते, कि भाई नीचे कैसे चला जाएगा जब जगह, मान लो नीचे, चलो नीचे भी चले गए, ठीक है, चलो नीचे चले गए तो फिर वो मिलते नहीं ना, अगर मिल गए इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्टिकल जैसे कोई चीज होगी जो कि स्पेस होगा जिनके बीच में, और वो सॉल्ट के पार्टिकल इन्हीं स्पेसेस में जाके अपना कब्जा जमा लेंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर हमें मैटर को समझना है तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि जो मैटर है वो क्या है, मैटर जो है अपना वो क्या है, पार्टिकल से बना हुआ है। तो इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें इस आइडिया को लेकर चलना पड़ेगा कि जो जो भी मैटर है वो पार्टिकल से बने हुए हैं, ठीक है। व्हाट वाज देयर इन स्पून सॉल्ट और शुगर हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। तो जो भी सॉल्ट या शुगर जो भी आपके चम्मच में था, ठीक है, उससे आपने क्या किया, वो जो चीज जो भी डाली होगी आपने शुगर या सॉल्ट, वो मिक्स हो गया थ्रू आउट द वाटर, पूरे वाटर में मिक्स हो गया, उनके स्पेसेस के बीच में चला गया। तो देखो पार्टिकल्स के बीच में मैटर है ना, तो मैटर जो होता है
वो आपके पार्टिकल से बना हुआ है और पार्टिकल के बीच में ना स्पेस होता है, ठीक है, स्पेस दिखाई नहीं देता बट स्पेस होता है। अब ये डिफरेंट जैसे सॉलिड लिक्विड गैस होती है ना, 3 चीजें होती है, वो अभी हम अगर आगे पढ़ेंगे तो इनमें स्पेसेस का डिफरेंस होता है कि किसी में स्पेस ज्यादा होता है। जैसे सॉलिड है, सॉलिड में स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है, इसीलिए वो थोड़ा हार्ड भी होता है। लिक्विड क्या मूवेबल होता है क्योंकि थोड़ा सा स्पेस उसमें ज्यादा होता है सॉलिड के मुकाबले। और गैस में तो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए तो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, सारी मॉलिक्यूल जो पक रही है तो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि तीनों में जो है पार्टिकल्स होते हैं, तीनों फेज में, फेज कहते हैं या स्टेट कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो इन तीनों में होते हैं और तीनों के पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस होता है, स्पेस होता है, लेकिन डिफरेंस जो है स्पेस या स्पेस जो है वो डिफरेंट अमाउंट में होता है तीनों ही केसेस में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कुछ समझाया हुआ है कि भाई सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये रहा कि ये पार्टिकल बहुत छोटे हैं। हाउ आर स्मॉल दिस पार्टिकल, वेरी स्मॉल। तो आंसर देंगे वेरी स्मॉल। अब ये हम आंसर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ। और इस चीज को प्रूव करने के लिए एक्टिविटी 1.2 है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं भाई, बहुत छोटे। ये कैसे पता चलेगा, तो देखो ये कह रहे हैं कि 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट लो। देखो क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ये लैब में मिलता है, ऐसे चीनी के टुकड़ों के टाइप में होता है और ये पिंक कलर का होता है। ये आपको लेना है, 2-3 क्रिस्टल इसके लेने हैं और 100 मिलीलीटर वाटर में डिजोल्व कर लेना है। तो ये आपको करना नहीं है, वैसे आपको बस समझना है, लेकिन आप देख सकते हो नेट में जाके कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल होते कैसे। तो ये चीनी की तरह होते हैं, बड़े चीनी की तरह, चीनी के बड़े बड़े टुकड़े कह सकते हो, जो पिंक कलर के होते हैं। खाना नहीं है इसको, है ना। अब इसको 100 मिलीलीटर पानी में मिला देना है। तो वाटर, देखो वाटर था 100 मिलीलीटर, इसमें हमने क्या बना, 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया। उसके बाद कह रहा है कि टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 मिलीलीटर ऑफ क्लियर वाटर। क्या करना है, इसमें से आपको 10 मिलीलीटर निकाल के दूसरे क्लियर वाटर में, मतलब क्या करना है, देखो सबसे पहले एक वाटर का बीकर लेना है जो कि 100 मिलीलीटर हो। तो इसमें आपको क्या डाल देना है, इसमें आपको डाल देना है पोटेशियम पर मैग्नेट। आपको पोटेशियम पर मैग्नेट डाल देंगे। जब पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पिंकिश कलर का हो जाएगा। 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर से पिंकिश वाटर बन गया 100 मिलीलीटर का। इसमें से आपको बस 10 मिलीलीटर लेना है और 10 मिलीलीटर लेने के बाद आपको किस में पुट करना है, ध्यान से सुनना, जो जिसमें आपको पुट करना है वो देखना। आपको पुट करना है 100 मिलीलीटर वाटर, साफ वाटर होना चाहिए, उसमें पुट करना है 10 मिलीलीटर इसका। जब 10 मिलीलीटर डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी वो पिंकिश हो जाएगा, तो स्लाइटली थोड़ा कम रहेगा बट पिंकिश हो जाएगा। फिर इसका 10 मिलीलीटर इसी तरीके से रिपीट करके दूसरे 100 मिलीलीटर वाटर में डालना है, वो भी थोड़ा पिंकिश हो जाएगा। लेकिन जो पिंकिश लेवल है, मतलब यहाँ पे पिंक थोड़ा ज़्यादा होगा और यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा और कम होगा, इसी तरीके से जितना करते जाओगे उतना कम होता जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, ठीक है, क्या पता चलता है देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या पता चलता है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, ध्यान सुनना, दिस एक्सपेरिमेंट shows that a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water। मतलब इतने बड़े वॉल्यूम, कितना 100 कह लो कि अगर 1 लीटर पानी को सिर्फ 3 क्रिस्टल ही काफी है कलर करने के लिए। सोच रहे हो 1000 लीटर, वो तेरी की 1000 लीटर के लिए 3 क्रिस्टल काफी हैं। हाँ, थोड़ा सा कलरिंग कम होगा बट कलरिंग तो होगी ना। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इससे क्या पता चलता है कि एक क्रिस्टल में ही मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, टाइनी पार्टिकल्स होंगे, जो इसके स्पेस में फिर यहाँ से इनके स्पेसेस में जा रहा है, तभी तो इतने सारे कलर कर पा रहा है। अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल नहीं होते तो इसी में कलर करता, अगले में नहीं करता, सारे कलर इसमें निकल जाते। तो वही कह रहा है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं भाई, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि छोटे छोटे होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 मिलीलीटर ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो आपके घर में तो पोटेशियम परमैंगनेट होगा नहीं, तो आप डिटॉल का यूज करके भी ये पता लगा सकते हो कि आपने एक जग में पानी लिया, उसमें डिटॉल डाला, फिर इससे थोड़ा सा निकाल के नई जग में डाल दिया और नए जग में डाला तो वो भी थोड़ा सा डिटॉल टाइप में कलर हो गया। फिर वहां से निकाल के आपने दूसरे में डाला, तो आप देखोगे कि ये डिटॉल के जो डिटॉल लिक्विड है उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, इतने छोटे होंगे कि वो अब कलरिंग करता ही जाएगा फॉर थाउजेंड्स ऑफ लीटर। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि भाई पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, है ना, अब हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। सोचो कि आपके शरीर में 7 ऑक्टिलियन, भाई साहब मेरे को तो
सोच के ही सर दर्द हो रहा है। 7 ऑक्टेलियन है, नाम भी नहीं सुना। इतने एटम है हमारे। ऑक्टेलियन मैंने पहली बार सुना, मतलब जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने पहली बार सुना कि ऑक्टेलियन भी कोई चीज़ होती है। बिलियन के आगे मैंने सुनी नहीं। अब सपने क्या है, पहले बिलियन तक के सपने थे, अब ऑक्टेलियन कमाना है। तो यही है कि इतने एटम, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक वैसे इन्होंने यहाँ से स्टार्ट करा है, बट हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है कि स्मॉल पार्टिकल से बना होता है मैटर। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको लिखवाई है वो क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर और स्पेस बिटवीन देम। भैया पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में जगह होती है। अरे बुड़बक, अभी तो हमने देखा कि भाई छोटे से पानी के बीच में जाके चीनी घुल गई थी एक्सपेरिमेंट 1.1 में। तो वो कैसे हुआ था, जब जगह नहीं होगी तो कहाँ घुसेगा। इसीलिए पार्टिकल जो मैटर के होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। हाँ, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, लेकिन गैस में बहुत ज्यादा होता है, और सॉलिड में बहुत ही कम होता है, लिक्विड से भी कम। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि एक्टिविटी 1.1 और 1.2 जो अभी देख के आए हो, एक चीनी और पानी वाला और एक पोटेशियम पर मैंगनेट वाला या शुगर सॉल्ट डिटॉल, जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुमने अभी तक समझा, कितने इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हर जगह पे। इक्वल ऐसा नहीं होगा कि ऊपर की तरफ पिंक, नीचे की तरफ कम पिंक, फिर उससे ज्यादा पिंक, ऐसा नहीं है। इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। व्हेन वी मेक टी, जब भी हम टी या कॉफी बनाते हैं या नींबू पानी में बनाते हैं, तो एक टाइप के मैटर में दूसरे टाइप का मैटर अच्छे से घुल मिल जाता है। तो ये कहाँ घुलता मिलता है भाई, जगह होगी तभी तो। ऐसी कोई चीज है आप अपने रख दो अपने टेबल के ऊपर किसी दूसरे लिक्विड को, दूसरे सॉलिड को, मान लो बुक रख दो, तो दोनों मिलेंगे नहीं, क्योंकि उनके बीच में स्पेसेस कम है। ठीक है, ये मिल पा रही, बीच में स्पेस थोड़ा ज्यादा है, और दूसरा वाला भी है वो भी मिल सकता है, मतलब वो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर है ना। तो बस यहाँ से ये समझना है हमें कि एक्टिविटी 1.1 से और 1.2 से पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं मैटर के। और दूसरी बात ये भी समझनी है कि उनके बीच में स्पेस होता है जहां पर जाके एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से मिक्स हो सकता है। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहाँ से इन एक्टिविटी से दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चलते हैं किसके, मैटर के। अब यहाँ पे दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये ध्यान से समझना, ये दोनों तो आसान थे, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मैटर ना मूव करते रहते हैं। हाँ, सॉलिड में नहीं होती मूविंग, क्योंकि उसमें ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत तगड़े से अट्रैक्ट हो रखे होते हैं। बट गैस का देख लो, गैस को तुम कहीं भी रख दो वो उड़ जाएगा, है ना। तुम कोशिश करो कि जो अब तुम्हारा गैस वाला है, जैसे जो गैस वाला आता है उसको बोलो भैया थोड़ा वो गैस निकाल देना, तो क्या होगा, जैसे वो पुश करेगा फटाफट वो भागने लग जाएगा। तो गैस को बस मौका मिलना चाहिए भागने का, तो वो भाग जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है कंटिन्यूसली मूविंग है। हाँ, सॉलिड में नहीं होता है क्योंकि उसके वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड में होता है क्योंकि भाई देखो, तभी तो मूव कर पाते हैं ना, तभी तो वो थोड़ा सा आगे जा पाते हैं। अगर हम लिक्विड को एक जगह गिराते हैं तो वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है ना बह के, क्यों, क्योंकि पार्टिकल से वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, गैसेस में तो बहुत ज्यादा होता है, गैस कहीं पे भी रख दो रुकेगा ही नहीं, है कि नहीं। जैसे ही फ्रीजर खोलते हो क्या होता है, गैसेस बाहर आने लग जाती है, रुकती है वो तुम्हारे लिए, नहीं रुकती ना। तो गैसेस क्या है, या लिक्विड जो है या सॉलिड जो है, उनके पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग है। इसको समझने के लिए यहाँ पर तीन एक्टिविटी है, 1.3, 1.4 और 1.5। ठीक है, तो इसको मैं फटाफट समझा देता हूँ। पुट इंसेंस स्टिक, मतलब वो अगरबत्ती रखनी है आपको कॉर्नर ऑफ योर क्लास, अपने क्लास के कॉर्नर में। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट स्मेल। तुम्हें कितना पास जाना पड़ेगा, हाँ भाई नाक में घुसानी पड़ेगी तभी आएगी ना तुम्हारे को वो, अगर उसकी स्मेल आनी है तो कब आएगी, जब एकदम बिल्कुल पास हो गया। अगर उसको तुम जला दोगे, बट अगर तुम उसको जला दोगे तो क्या होगा, तुम अगर दूर में भी बैठे हो, मैडम दूर में बैठी है और वहां पर कोई मैच स्टिक जला हुआ है, सॉरी इंसेंस स्टिक जला हुआ है, तो तुम्हें वहां तक भी खुशबू आ जाएगी। तो सॉलिड वाला क्या है, उसके पार्टिकल्स मूव नहीं हो सकते, बट गैस का हो सकता है। तो गैस वाला मूव होके उसके पार्टिकल्स, जैसे ये इंसेंस स्टिक है आपने जलाया, ये जल रहा है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होगा, तुम्हारे नाकों तक उड़ के पहुंच जाएगा, क्योंकि गैस तो मूव कर सकते हैं ना। तो ये तुम्हारा नाक है, यहाँ पर पहुंच जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट, इससे पता क्या चलता है कि वो मूविंग है, बस, है ना। तो गैस से ही समझा सकते हैं, सॉलिड तो मूव करेगा नहीं, लिक्विड उतनी अच्छे से नहीं करता, फ्लो कर जाता है वो, बट वो मूव तो नहीं कर पाएगा उतने अच्छे से जितने अच्छा गैस करेगा। तो गैस का एग्जांपल लेके समझाया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि टेक 2 ग्लास बीकर्स, वही जो ये वाले हैं ग्लास बीकर्स लेने हैं, और पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक, मतलब दोनों में से कोई एक, ठीक है, ब्लू या रेड इंक, चलो ब्लू इंक ले लेते हैं। और केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द नेक्स्ट इन द सेकंड बीकर। अच्छा कह रहा है एक बीकर में ब्लू इंक ले लो, मतलब रेड इंक या ब्लू इंक, और दूसरे में हनी ले लो, और थोड़ी देर के लिए बीकर में मतलब पानी भी लेना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें पानी डाल देना और पी जाना है, पानी लेना है। और एक दो बीकर लेने हैं, एक में पानी, दोनों में पानी होगा, और एक में तुम डालोगे ब्लू इंक और दूसरे में डालोगे हनी।
फिर थोड़ी देर के लिए उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दोगे और कॉर्नर में रख दोगे। ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा कि कुछ देर बाद जब आओगे तो एक जो अगर एक जो लिक्विड वाला था वो जो क्या नाम है तुम्हारा ब्लू इंक था, वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा तुम्हारा। तुमने मिक्स नहीं किया लेकिन वो अपने आप ही मिक्स हो जाएगा, क्योंकि वो मूव कर रहा है ना भाई, मूव कर रहा है। उसने जैसे तुमने उसको डाला वो मूव करने लग गया, पूरे पार्टिकल में मूव कर रहा है, पूरे पानी के पार्टिकल्स के साथ वो मैचअप कर रहा है, मिक्स हो रहा है और मूव करते करते पूरे पार्टिकल में ही मैच हो जाएगा। बट क्योंकि देखो जो हनी है वो उतने अच्छे से मिक्स नहीं होगा, बट अगर तुम मान लो 1 साल के लिए छोड़ दो तो पूरा ही मिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल थोड़े लेटली मूव होंगे, क्योंकि भाई हनी क्या है, नीचे बैठ जाएगा क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के पार्टिकल बीच में ज्यादा है थोड़ा, तो वो ना मूव उतने अच्छे से नहीं कर पाता है। समझ रहे हो ना? मान लो एक पतला सा बंदा है, हवाई तो उड़ जाएगा वो, लेकिन मोटा सा बंदा है तो नहीं उड़ेगा। तो उसी तरीके से जो इंक है उसके बीच में, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो मतलब जो देखो जो अच्छे से फ्लो कर पाता है, जो आसानी से फ्लो कर पाए, उसके बीच के पार्टिकल्स जो है वो थोड़े दूर दूर ज्यादा अच्छे है। लिक्विड दोनों ही है भाई, लिक्विड दोनों है, लेकिन पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस है उस पर भी डिपेंड करता है थोड़ा। ठीक है, अब ये बात हो गई 1.4, ये समझा दिया तुमको, इसमें कुछ है नहीं, बस यही समझना कि पार्टिकल्स मूव करते हैं, गैसेस में दिख जाता है, लिक्विड में थोड़ा बहुत दिख जाता है, फ्लो करता है तो, और सॉलिड में नहीं दिखता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा क्लोजली अट्रैक्टेड होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेड ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमानेंट। ये वही पिंकिश वाला क्रिस्टल मिलता है जो अपने हॉट वाटर में डाल दो और कोल्ड वाटर, मतलब 2 बीकर लेने, एक में हॉट वाटर रखना है, एक में कोल्ड वाटर रखना है, हॉट वाटर रखना है और एक में क्या रखना है, कोल्ड वाटर रखना है। ठीक है, और दोनों में क्या डालनी है, पोटेशियम परमैंगनेट डालनी है। तो क्या होगा, जो हॉट वाला होगा वो जल्दी से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और ये थोड़ा सा लेट होगा कोल्ड वाला। ऐसा क्यों होगा अभी हम देखते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास? क्या ऑब्जर्व करोगे, यही ऑब्जर्व करेंगे भाई, इसमें जल्दी मिक्स हो जाएगा और इसमें कम जल्दी, इसमें थोड़ा लेट मिक्स होगा। देखो दोनों सेम है, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहे हैं, इसमें वाटर है, पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहे हैं, इसमें वाटर है, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है वो हम अभी देखेंगे कि भाई इसमें जल्दी मिक्स हो रहा है, इसमें थोड़ा लेट मिक्स हो रहा है। ठीक है, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड? क्या सजेस्ट करते हैं ये सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ये क्या शो करता है, दिखा रहा है। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंजेस विद टेम्परेचर? क्या टेम्परेचर चेंज होने पर क्या मिक्सिंग में भी चेंजेस आ रहे हैं कि कैसे, कितनी जल्दी मिक्स हो रहा है? हाँ भाई हो रहा है। क्यों, वाई एंड हाउ? तो खुद ही क्वेश्चन पूछेंगे, खुद ही जवाब देंगे ये। ठीक है, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो 3 एक्टिविटी है, तो ऐसी चीज तो है नहीं कि हम एक ही चीज कंक्लूड करेंगे, कई चीजों को हम कंक्लूड करते हुए चलेंगे। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, क्या कंक्लूजन है भाई? तो कंक्लूजन ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो मैंने वही बताया आपको कि पहले जो एक्सपेरिमेंट उससे पता चलता है कि पार्टिकल जो है इंसेंस स्टिक वाला, वो पार्टिकल ऑफ मैटर जो है कंटिन्यूसली मूविंग है, तभी वो तुम्हारे नाक तक पहुंच पा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज दे पोजेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। इसको हम बोल सकते हैं कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, तभी ये घूम पाते हैं। देखो जिसके जो भी चल पाता है ना, काइनेटिक एनर्जी की वजह से चल पाता है, ये ध्यान रखो बस, है ना। काइनेटिक एनर्जी होगी तभी कोई यहाँ से वहां जा पाएगा। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, चाहे हम हो, अगर हम जा पा रहे हैं मतलब हमारे में काइनेटिक एनर्जी है। तो इसी तरीके से पार्टिकल अगर मूव कर पा रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि दे पोजेसेस, लिख लो, है ना, ये लाइन मार्क कर लो और इसको लिख भी लेना कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, सो वी कैन से दैट दे पोजेसेस द काइनेटिक एनर्जी। और अगर टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो एक बॉइलिंग, एक ले लो, वो ले लो, बीकर ले लो और इसमें पानी रख लो और इसमें बॉईल करा, तो क्या होगा, पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे थे, बट जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो गैस फेज में आए और वो पानी जो है वो वेपराइज होके ऊपर की तरफ उड़ने लग गए, है ना, तुम्हें स्टीम दिखेगी। तो क्या हो रहा है कि भाई जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो इंक्रीज हुई, तभी वो भागने में और तेज हो गए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनके पास भागने की जो शक्ति है या क्षमता है वो बढ़ गई है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की और वो भागने में और तेजी दिखाएंगे। ठीक है, In the above 3 activities we observed that particle of matter intermix on their own with each other। कह रहा है कि हमने देखा एक्सपेरिमेंट में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं।
है ना, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट वाटर में मिक्स हो गया। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये कैसे हो पाता है मिक्सिंग? क्योंकि उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। व्हाट इज डिफ्यूजन क्वेश्चन है तो लिखा हुआ है दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, तो लिख दोगे इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। तो पोटेशियम परमैंगनेट एक मैटर था और एक वाटर था, वो भी मैटर था, दोनों मिक्स हो गए, तो इस मिक्सिंग को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। अब जैसे पोटेशियम परमैंगनेट को हॉट वाटर में डाला गया, मतलब टेम्परेचर उसका कोल्ड वाटर से ज्यादा है, तो मिक्सिंग क्या हुई? जल्दी हुई। तो ये कह रहा है कि ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस एंड मोर द काइनेटिक एनर्जी मोर इज द कंटिन्यूअस मोशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसके लिए भी कुछ एक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, पहली एक्टिविटी कहती है प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक योर ग्रुप्स एंड फॉर्म चेन्स एज सजेस्टेड। तुम्हें चेन्स बनाना है ना, बंदी चेन खेलते हो, ऐसा कुछ कोई गेम शायद खेलते थे हम लोग बचपन में, तो उस तरीके से तुम्हें चेन बनाना है। ठीक है, अब ये चेन जो है वो डिफरेंट तरीके से बनाना है। 4 ग्रुप में बांटना है अपने क्लास को, या एग्जाम्पल लेना है, ऐसा नहीं क्लास चले जाओगी, है ना। तो 4 ग्रुप में बांटना है। ठीक है, और अपने हाथों को लॉक करना है एक दूसरे के साथ, मतलब पकड़ना है। और कैसे पकड़ना है मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम बैक एंड लॉक आर्म्स, है ना, पीछे से पकड़ना है एक ग्रुप, पहले ग्रुप को पीछे से पकड़ना है, बैक एंड लॉक आर्म्स। ठीक है, लाइक इदुमिसी डांसर्स, जैसे ये कर रहे हैं उस तरीके से पकड़ना है। द सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन, ह्यूमन चेन की तरह दूसरे ग्रुप को ह्यूमन चेन की तरह। कैसे? ह्यूमन चेन, जैसे ये पहला बंदा है, यहाँ से इसका हाथ गया और ये हाथ कहाँ जाएगा? ये हाथ जाएगा दूसरे बंदे का। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ह्यूमन चेन तुम्हें बना लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से बना लेनी है सेकंड ग्रुप वाले को। थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर, और तीसरे ग्रुप को क्या करना है? सिर्फ टच करना है भाई, यहाँ पे हाथ रखा, बस थोड़ा सा टच कर लो, है ना, छुई मुई टाइप में टच करना है बस। ठीक है, टच कर लेना है, टच करना है बस। ठीक है, कंधे पे हाथ रख लो या फिर हाथ में भी कहीं पे भी टच कर लो, तो टच करना है बस। ठीक है, नाउ फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड, चौथे ग्रुप को क्या करना है कि दौड़ना है और उनको तोड़ने की कोशिश करना है। इसको 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 इन तीनों को, इसको इसको इसको, इन तीनों के चेन को तोड़ने की कोशिश करनी है। तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि इसको तोड़ने में ज्यादा ताकत लगेगी, इसको तोड़ने में कम ताकत लगेगा, इसको तोड़ने में और भी कम ताकत लगेगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है विच ग्रुप वाज इजीएस्ट टू ब्रेक, इस वाले को भाई, इसको तो हम फूक से उड़ा देंगे अगर 2-3 बंदे आ गए तो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर क्या समझ आता है कि जितने पास पार्टिकल होंगे उनको अलग करने में, उनको काइनेटिक एनर्जी से भगाने में उतना और ताकत लगेगा। अब क्या हो, काइनेटिक एनर्जी, वो जो दौड़ के जा रहा है बंदा चौथा ग्रुप, वो क्या काइनेटिक एनर्जी जो उनको मिल रही है, उससे ये थोड़ा लेट टूटेंगे तो सही, 3-4 धक्कों में बाहर, है ना, सारी चीजें बाहर इनकी, लेकिन इनमें टाइम लगेगा। तो पार्टिकल्स अगर पास पास हैं, जैसे कि सॉलिड में होता है और लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है, तो इसमें थोड़ा कम लगेगा, और गैस में तो और भी कम लगेगा ताकत, तो काइनेटिक एनर्जी और कम लगेगी। तो यहाँ पर और कुछ एक्सपेरिमेंट इसके लिए दिए गए हैं, 1.7 और 1.8, है ना। तो 1.6 है कि आयरन लेना है, पीस ऑफ चॉक लेना है, और 3 चीजें लेनी है, आयरन नेल, चॉक और रबर बैंड, तीनों चीज आपके घर में मिल जाएगी। ये आप खाते हो, ये आपको ठुकाई करते हो घर में बिल्डिंगों में, अपने वो दीवारों में, तो वहां पे मिल जाएगा। और रबर बैंड आपकी मम्मी या सिस्टर पहनती होगी, तो ये मिल जाएगा। तीनों को तोड़ना है, लेकिन अलग अलग तरीके से। आयरन नेल को हैमर करके तोड़ना है, और चॉक को कट करना है चाकू से या कैंची से, और रबर बैंड को स्ट्रेच करना है। ठीक है, और दोनों ये बताना है कि तीनों में ज्यादा फोर्स किस में लगा। ठीक है, किस में लगा तोड़ने में। ठीक है, तो आप देखोगे कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्सेस इन तीनों में लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों हैं ये अलग अलग तरह से बने हुए हैं, मतलब है तो तीनों सॉलिड ही, बट सॉलिड में भी कितने अच्छे से 3 पार्टिकल्स ऑफ एटम जो है वो टाइटली पैक्ड हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है इनकी स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आयरन नेल में बहुत ज्यादा अच्छे से होंगे, चॉक में थोड़ा सा कम होगा, रबर बैंड में चॉक से थोड़ा ज्यादा होगा, आयरन से थोड़ा कम होगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में होता है। ठीक है, तभी वो एक दूसरे जुड़े रहते हैं। सॉलिड अगर हम ये 1 मिनट के लिए मान लें कि मैटर से बना है, छोटे जो मैटर है वो एटम से बना है, और अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो क्या होगा, अलग अलग एटम टूट के बाहर। लेकिन ये क्यों बने हुए हैं? क्योंकि इनके बीच में ये सॉलिड ऑब्जेक्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये बने हुए हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या, जैसे एक चुंबक दूसरे चुंबक से चिपक जाता है ना, उसी तरीके से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नहीं तो ये अलग अलग गिर जाते। किस तरीके से? जैसे एक माला टूट के गिरता है,
है ये भी गिर जाते हैं, बट क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट डिपेंडिंग अपॉन हाउ द मैटर इज, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस होता है। तीनों में ही देख लो कितनी डिफरेंस है भाई। नेक्स्ट चलते हैं, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, 1.8 एक्टिविटी है। कंटेनर में कुछ वाटर लो और ट्राई द सरफेस ऑफ वाटर विथ फिंगर से कटिंग करनी है, ठीक है। मतलब एक बीकर ले लो और उसमें पानी भर लो और उसको ना अपने फिंगर से काटने की कोशिश करो, लेकिन वो वापस आ जाएंगे। वेयर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर? नहीं भाई, कट के अलग थोड़ी कर देंगे, कोई वो आम थोड़ी जो कट के अलग हो जाएगा, नहीं कर पा रहे। व्हाट वुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस एंड वाटर रिमेनिंग टुगेदर? देखो, जब तक आपने उंगली रखी वो सेपरेट रहेंगे। जैसे आपने इसमें उंगली डाल दी, ठीक है, इसमें जब उंगली डाल दोगे तो क्या होगा, आपकी उंगली के इधर कुछ पानी होगा और उंगली के इधर कुछ पानी होगा, बट जैसे उंगली उठाओगे दोनों मिल जाएंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। देखो भाई, तीन तरह के मैटर होते हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे। एक होता है सॉलिड फेज में होता है, एक लिक्विड फेज में होता है और एक गैसियस फेज में होता है, ठीक है। बट ध्यान रखना कि चाहे दो सॉलिड आ जाए, फॉर एग्जांपल देखो चौक और रबड़ बैंड, दोनों के पार्टिकल्स जो हैं वो क्या बना रहे हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बट दोनों के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है, इसीलिए वो डिफरेंट दिख रहे हैं। तो चाहे भाई सॉलिड हो, बट अगर डिफरेंट है तो वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कॉम्बिनेशन वो हो रखी है एटम्स की, वो डिफरेंट तरीके से हो रखा है। बात समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। लगभग हमने 50% कवर कर लिया है, 50% नहीं तो 50% कह सकते हो, 50 नहीं तो 40% हमने कवर कर लिया है। और नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। बट यहाँ पर पहुंचने से पहले हम क्या लेंगे? डीप ब्रीथ, और साथ ही साथ इसको पढ़ने से पहले हम लेंगे डीप नॉलेज। मैं पहले क्या बताऊंगा, अपने तरीके से बताऊंगा और उसके बाद आपको यहाँ पर लेके आऊंगा। तो चलते हैं, आप लोग तब तक थोड़ी सी हवा लो, है ना, मैटर लो, हवा मैटर। चलो, फर्स्ट पार्ट में मैं इतना ही करवाऊंगा, बट इसमें हम लोग एक काम करते हैं कि इन डेप्थ क्वेश्चन जो बन सकते हैं, मेरे हिसाब से 95% मैं उन क्वेश्चंस को यहीं पर ख़त्म कर दूंगा, है ना। उनके अलावा शायद ही कुछ क्वेश्चन बन सकता हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पेज से लेकर जितना भी मैंने आपको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ाया है वहाँ तक मैं आपको बताऊंगा। इट मीन्स पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3, इसके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसका, उसमें बाकी आपके जितना भी बचा हुआ है एनसीईआरटी का विद डेप्थ नॉलेज, पहले मैं डेप्थ नॉलेज बताऊंगा, उसके बाद एनसीईआरटी का जितना भी बचा हुआ है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर कर लूँगा। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल ही आइडिया हो गया होगा कि मैटर क्या होता है और एटम क्या होता है। तो चलो जूम इन करते हैं और फर्स्ट पेज में क्या क्या बन सकता है क्वेश्चन, इस पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट के ऊपर चलते हैं हम लोग। फर्स्ट को थोड़ा आगे कर लेते हैं ताकि वो आराम से दिखे आपको, ना पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये है कि व्हाट इज मैटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज मैटर। तो पहला क्वेश्चन लिख लो, है ना, पहला क्वेश्चन आप लोग लिख लो, व्हाट इज मैटर। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको जो नोट्स है उसमें बता चुका हूँ, व्हाट इज मैटर, ठीक है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो व्हाट इज मैटर मिल गया आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो आप बोलोगे एटम। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, आप बोलोगे एटम, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हाट कॉल्ड एटम, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है कि व्हाट आर द 5 बेसिक एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर। व्हाट आर द 5 बेसिक एलिमेंट ऑफ मैटर, बेसिक एलिमेंट ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर्स, ठीक है। ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। फिलोसफर जो भी, ठीक है, देख लेना लिख लेना। तो यहाँ से आंसर मैं बता देता हूँ। फिलोसफर की स्पेलिंग आप यहाँ से देख सकते हो। फिलोसफर लिखने मैं पूरा लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा, तो मैं कुछ चीज़ें शॉर्ट में ही लिख दिया करूँगा, तो उसको आप पूरा कर लेना, ठीक है। तो अर्लियर इंडियन फिलोसफर आंसर है ये। अर्लियर इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, द 5 तत्व है। अच्छा, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, और व्हाट आर द 5 तत्व है, ठीक है। यहाँ पे ये भी बन सकता है कि व्हाट आर द 5 तत्व, ठीक है। तो एयर, अर्थ, फाइव, स्काई एंड वाटर, ठीक है।
यहाँ तक आगे समझ। उसके बाद लिख सकता है, क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन नंबर 4, शायद ही क्वेश्चन बने, बट मैं सब कुछ बता देता हूँ आपको कि मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द 2 क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डे साइंटिस्ट। तो यहाँ पर लगभग आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट आर 2 डिफरेंट classification of matter according to मॉडर्न फिलोसफर्स, ठीक है, मॉडर्न फिलोसफर्स। तो यहाँ से आप लिख लोगे कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिलोसफर या फिर मॉडर्न डे साइंटिस्ट या फिलोसफर इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन एक्टिविटी 1 में है उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो जब आपने सॉल्ट डाला था वाटर में, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछा। पहला क्या था, पहला तो ये है कि ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन वाटर लेवल, यहाँ पे लिखेंगे नो चेंजेस इन वाटर लेवल, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट, सॉल्ट क्या हुआ, तो लिखेंगे डिसअपियर्ड इन वाटर, डिसअपियर्ड इन वाटर लिख लेना। आंसर 2 मतलब क्वेश्चन 2 क्या है, वेयर डज it disappear, तो लिखेंगे on dissolving they fill up the spaces between water molecule, so they disappear when dissolved in water, ठीक है। आंसर 3 क्या होगा, does the level of water changes, तो लिखेंगे no, ठीक है, no the level of water does not change when salt is dissolved in water because the salt particle dissociate मतलब अलग हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, and occupy only the intermolecular spaces, जो मतलब जो हो गए ना उसके पानी के जो वो हैं पार्टिकल्स, इंटरमोलिकुलर मतलब पानी के जो पार्टिकल्स हैं, उनके मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो, उनके बीच के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। सिंस ओनली द एम्प्टी स्पेस आर ऑक्यूपाइड, क्योंकि खाली जगह जो बची थी वहीं पे जाके बैठ गए। मान लो तुम्हारा घर खाली है, अब उसमें जाके बैठ जाओगे तो घर थोड़ी उठ जाएगा ऊपर की तरफ, वो तो उतना ही है, तो इसीलिए लिखा हुआ था एम्प्टी स्पेसेस आर ऑक्यूपाइड, सो द लेवल ऑफ वाटर नाउ इंक्रीजेस, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा ये कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, जो कि मैंने नोट्स में तुम्हें बताया हुआ है पहले ही, व्हाट आर द, और लिखा भी होगा तुमने, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि 3 पेजेस पढ़ाएं, तो मैं पहले उसी के नोट्स बता दूंगा या उसी के क्वेश्चन से बता दूंगा, ताकि आपको पूरा चैप्टर पढ़ते ही आप भूल जाओगे, तो इसको लिख लोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, आपको पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर ये रहा आपका, तो ये हो जाएगा। बाकी जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसको मैं अलग से डील करूंगा तीसरी वीडियो, तो 3 वीडियो हर चैप्टर की मैं 3 वीडियो बनाऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 विल बी द क्वेश्चन आंसर वीडियो ऑफ इंटेक्स्ट एंड द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑल, ठीक है, विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो। तो थर्ड पूरी तरीके से क्वेश्चन आंसर के लिए ही होगी वो वीडियो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर जो है उसके 3 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए, फर्दर देखते हैं पेज नंबर 2 एंड 3 पे क्या क्या बन सकता है। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला तो आप लिख लोगे, नोट्स में ही मिल जाएगा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स वाला। बाकी देखो और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, जैसे कि आपको ना कोई एक्टिविटी पूछ लेगा, जैसे 4-5 आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर के, तो उसमें से पूछ लेगा यूजिंग एन एक्टिविटी प्रूव दैट या prove that these characteristics, for example using activity prove that particle of matter space between them। तो कौन सा यूज कर सकते हो ना, सॉल्ट और वाटर वाला कर सकते हो, है ना। तो आपके पास या फिर ये पोटेशियम परमैंगनेट वाला है, तो सॉल्ट एंड वाटर वाला इजी है, तो आप वो कर सकते हो और लिख सकते हो थोड़ा बना के। किस तरीके से लिखना है ये अगर आपको जानना है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, आपको PDF के साथ क्वेश्चन आंसर के साथ आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको वो चाहिए तो कि जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है ना कि यूजिंग एक्टिविटी सो दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो कुछ नहीं करना है, एक्टिविटी 1 लिख देना है और सो वी कैन कंक्लूड दैट पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, बस वो एक्टिविटी सेम टू सेम अपनी लैंग्वेज में लिख दो और हैंस वी कैन कंक्लूड दैट, ये स्टेटमेंट लिख दो कि हैंस वी कंक्लूड दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, बस कुछ भी नहीं है इसमें। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से
जो इंटेक्स क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ से बन सकते हैं 2-3, जैसे व्हाट इज डिफ्यूजन बन सकता है ना, व्हाट इज डिफ्यूजन बन सकता है। तो डिफ्यूजन क्या है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ temperature, what is the effect of temperature on kinetic energy, जैसे लिख सकते हो as the temperature rises particle move faster, so with increase in temperature the kinetic energy of the particle increases। ठीक है, say that काट सकते हो, so we can say that काट सकते हो, so with increase in temperature the energy increases। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 3 बन सकता है कि what is the effect of heat, या what is the effect of increasing temperature, what is the effect of heat, what is the effect of heat or increasing temperature on diffusion। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि on heating diffusion become faster। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो कंटिन्यूस मोशन जो है इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ से मैंने आपको बार बार बताया कि एक्टिविटी से आपको ये बोल सकते हैं यूजिंग दिस एक्टिविटी प्रूव दैट। बाकी ये जो इंटेक्स क्वेश्चन है आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इसको चैप्टर के एंड में तीसरी वीडियो में, क्योंकि मेरी यहाँ पर देखो टोटल 3 वीडियो एक चैप्टर की हमेशा आएगी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड जो होगा वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर के ऊपर होगा, जिसमें टेक्स्ट एक्सरसाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे। इससे क्या होगा, रिवीजन 3 बारी होगा। पहली बारी जब मैं पार्ट करा रहा हूँ, और फिर दूसरी बारी जब मैं क्वेश्चन आंसर में आपको इंटेक्स बता रहा हूँ, खुद से जब बना के बता रहा हूँ, और तीसरी बारी जब मैं आपको इंटेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा एक साथ। तो आप लोग इसको करिए, और तब तक के लिए प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके और मेहनत को थोड़ा सा आप साथ देंगे तो मैं आपके हर एक टॉपिक को इतना आसान बना दूंगा कि शायद वो आपको इतना आसान ना लगता हो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9।